दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है हमारी मूल्य से बड़ी इंसानियत। गर्मियों की दोपहर थी। कस्बे की गलियों में पसीने की बदबू और चाय की महक एक साथ बह रही थी। बीच बाजार में बनी एक पुरानी पर साफ सुथरी दुकान श्याम स्टोर्स लोगों के भरोसे की पहचान थी। दुकान के अंदर बैठे थे श्यामलाल जी, करीब 55 साल के। सादा धोती कुर्ता, माथे पर हल्की सी पसीने की रेखा, पर आंखों में गहराई और अनुभव की चमक। दुकान की अलमारियों में दालें, चावल, तेल, साबुन की टिकिया और माचिस के बंडल करीने से सजे थे। बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहाँ विश्वास भी बिकता है बिना किसी दाम के। तभी दुकान में हिम्मत बटोरते हुए एक दुबला पतला 12 साल का लड़का दाखिल हुआ। फटे पुराने कपड़े, सूखे होठ और गले में टंगी छोटी थैली। उसका नाम था रिंकू। श्यामलाल ने चश्मा उतारते हुए उससे कहा, क्या चाहिए बेटा? रिंकू ने अपनी थैली से सिक्कों की खनक के साथ कुछ रुपए निकाले। फिर धीरे से कहा, अंकल आधा किलो चावल, थोड़ी सी दाल और अगर हो सके तो बुखार की गोली भी दे देना। श्यामलाल ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, फिर रुपए गिने। कुछ ही सिक्के थे, कुल मिलाकर 18 रुपए थे। श्यामलाल बोले, बेटा इसमें तो आधा सामान भी नहीं आएगा। रिंकू ने सिर झुका लिया, आंखों में शर्म और लाचारी तैरने लगी। फिर भावुक आवाज़ में बोला, माँ को तेज बुखार है, कल तक पैसे ला दूंगा अंकल। श्यामलाल कुछ पल चुप रहे, रिंकू के चेहरे को देखते रहे, जैसे उसके शब्दों से नहीं आंखों से सच्चाई तोल रहे हों। दुकान में बाहर की गर्म हवा ने एक क्षण के लिए सब कुछ शांत कर दिया। श्यामलाल ने बिना कुछ कहे एक थैला निकाला। चावल, दाल, थोड़ी चीनी और एक बिस्कुट का पैकेट रखकर रिंकू की ओर बढ़ाया। जा बेटा, और माँ से कहना दवाई खाने के बाद थोड़ा आराम जरूर कर लें। रिंकू की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद अंकल, मैं कल पैसे ज़रूर लाऊंगा। जैसे ही रिंकू दुकान से बाहर निकला, कुछ दूर खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। उसका नाम था बबलू सेठ। उसकी बड़ी दुकान बबलू मार्ट उसी गली के मोड़ पर थी। उसने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, ये भी कोई व्यापार है श्यामलाल? देखना बहुत जल्द पछताओगे। रिंकू दुकान से निकलते वक्त बार बार पीछे मुड़कर श्यामलाल जी को देखता है। उसकी नज़रें मानो शुक्रिया कह रही हों। शब्दों से ज़्यादा भारी उसका मासूम चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। श्यामलाल जी कुछ देर तक उसे जाते हुए देखते हैं, फिर दुकान के अंदर फटाफट पुराने तख्ते पर बैठकर हिसाब की कॉपी खोलते हैं। लेकिन मन कहीं और उलझा हुआ था। दुकान पर काम करने वाला लड़का मोहन कहता है, काका वो लड़का उधार ले गया, आपने कैसे मान लिया कि कल वो पैसे लाएगा? श्यामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ चेहरों पर झूठ नहीं ठहरता मोहन, और भूख का भरोसा करना पड़ता है। इतने में दरवाजे पर फिर आवाज़ आती है। बबलू सेठ अपनी चमकदार सफ़ेद कमीज में मुस्कुराते हुए अंदर आया। अरे श्याम भाई, आजकल तो बड़ा दिल खोलकर दान धर्म कर रहे हो, मुफ्त में बिस्किट भी दे रहे हो। श्यामलाल जी थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर शांत स्वर में कहते हैं, बच्चा था सेठ जी, माँ बीमार थी, चंद रुपए के पीछे इंसानियत नहीं बेचता मैं। बबलू ने हल्का हंसते हुए कहा, मगर व्यापार में भावनाओं से नुकसान होता है। मेरी मानो तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, वरना दुकान भी जाएगी और भरोसा भी चला जाएगा। श्यामलाल जी उसकी तरफ देखे बिना बोलते हैं, अगर दुकान भरोसे से ही चल रही है तो फिर डर किस बात का? बबलू चुप हो गया। एक तीखी मुस्कान के साथ बाहर निकलता है, लेकिन उसकी चाल में एक अलग तरह की बेचैनी झलकती है, मानो वो कुछ सोच रहा हो, कुछ प्लान कर रहा हो। दूसरी ओर रिंकू घर पहुंचता है। टूटी फूटी झोपड़ी में चारपाई पर उसकी माँ पड़ी है, माथे पर गीला कपड़ा, चेहरे पर थकान और दर्द। रिंकू हाथ में थैला लेकर अंदर आया। माँ, दवाई और खाना ले आया हूँ, श्याम अंकल ने दिया है। माँ की आंखें नम हो गईं। भगवान उनकी उम्र लंबी करे। रिंकू माँ को बिस्कुट पकड़ाता है और खुद एक कोना पकड़कर बैठ जाता है। उसकी नन्ही आंखों में आशा की एक हल्की सी रोशनी थी, लेकिन वह नहीं जानता कि अगले दिन उसके और श्याम अंकल के लिए क्या तूफान आने वाला है।
अगले दिन सुबह श्यामलाल जी अपनी दुकान खोल ही रहे थे कि सामने से एक जीप आकर रुकी। 2 पुलिस वाले उतरते हैं और सीधे बबलू सेठ की दुकान की ओर बढ़ते हैं। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे। क्या हुआ? पुलिस बबलू की दुकान पर क्यों आई है? श्यामलाल जी दूर से सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी तो थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। कुछ देर बाद बबलू सेठ तेज कदमों से श्यामलाल की दुकान की ओर आया, चेहरा गंभीर, आंखों में गुस्सा लिए। श्याम भाई, आपने उस रिंकू को कल कुछ सामान दिया था? हाँ दिया तो था, लेकिन क्यों सेठ जी? उस लड़के ने मेरी दुकान से चीज़ें चुराई हैं। कल मेरे गले से पैसे गायब हुए हैं और अब पुलिस भी पूछताछ कर रही है। तुमने उसकी मदद की और उसने तुम्हारे भरोसे का फ़ायदा उठाया है। श्यामलाल चौंक जाते हैं। नहीं सेठ जी, वो लड़का ऐसा नहीं है। मैं उसकी आंखों में झूठ नहीं देख पाया। आंखों से सच देखने लगे हो अब तो फिर कान भी बंद कर लो, क्योंकि अब मैं पुलिस में उसका नाम देने वाला हूँ। और अगर साबित हुआ कि तुमने उसे शहद दी है तो तुम्हारी दुकान भी जांच के घेरे में आ सकती है। श्यामलाल कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके अंदर कुछ झटका सा लगा। पहली बार उन्हें शक की हल्की सी परछाई महसूस हुई। बबलू सेठ के वहाँ से निकलते ही दुकान में फिर से सन्नाटा छा गया। मोहन ने धीरे से कहा, काका, कहीं सेठ जी की बात में सच्चाई तो नहीं? श्यामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर बुदबुदाते हुए बोले, सच और झूठ का फैसला जल्दबाजी से नहीं होता मोहन। कभी कभी देखने से ज़्यादा समझना जरूरी होता है। उसी शाम श्यामलाल अकेले दुकान बंद करते हैं। उनके मन में बेचैनी है। वो हिसाब किताब की कॉपी उठाते हैं, लेकिन कुछ लिख नहीं पाते। फिर अचानक फैसला करते हैं, थैला उठाते हैं और सीधा उस गली की ओर बढ़ जाते हैं जहां रिंकू का घर है। उधर बबलू सेठ अपने गोदाम में एक बंद कमरे में कुछ लोगों से गुपचुप मुलाकात कर रहा होता है। एक बोरा खोला तो अंदर से नकली दवाइयों के पैकेट निकले। एक आदमी ने पूछा, सर, रिंकू को क्यों फंसाया? बबलू ने मुस्कुराकर कहा, लोगों का ध्यान भटकाना जरूरी था और मुझे श्याम की दुकान बंद करवानी है। मैं इंसानियत की दुकान नहीं चलने दूंगा। अंधेरे में उसकी हंसी गूंजती है और एक सच्चे इंसान के भरोसे को बदनाम करने की साजिश शुरू हो चुकी थी। गली में रिंकू की एक जर्जर सी झोंपड़ी थी। दीवारें सीलन भरी, छत से पुराने टीन की चादरें लटकती थीं। श्यामलाल जी बाहर से ही आवाज़ देते हैं, रिंकू, ओ रिंकू बेटा, है क्या कोई अंदर? अंदर से कराहने की धीमी आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा धकेलते ही जो दृश्य सामने आया वह किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। चारपाई पर रिंकू की माँ पड़ी है, आंखें बंद, माथे पर बुखार से तपता गीला कपड़ा, और रिंकू पास बैठा हाथ से पंखा हिला रहा था। रिंकू श्यामलाल जी को देखकर चौंकता है, फौरन उठता है और घबराकर कहता है, अंकल, मैं आपकी दुकान पर आ ही रहा था, लेकिन पैसे नहीं जुटा पाया। श्यामलाल की आंखें कमरे की हालत को देखकर भर आईं। उन्होंने रिंकू को पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे पैसे नहीं लेने आया, मैं तेरा हाल जानने आया हूँ। रिंकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह झुककर बोलता है, माँ की हालत कल रात से और ख़राब हो गई। अंकल, मेरे पास कुछ नहीं था, दवाई भी सिर्फ आधी खिला सका। श्यामलाल पास की चारपाई पर बैठ जाते हैं। उसी वक्त पड़ोस की एक औरत कमलाबाई अंदर आती है। श्याम बाबू, रिंकू के बापू तो सुबह ही काम पर निकले थे, पर कुछ गुंडे लोग बस स्टैंड पर उनसे पैसे छीन के भाग गए। बेचारे कुछ नहीं कर पाए। श्यामलाल जी ने यह सुना तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं। वो समझ जाते हैं कि हालात रिंकू को मजबूर कर रहे हैं। तभी बाहर से एक आदमी आता है, हाथ में एक छोटी पोटली लिए। ये ले रिंकू, तेरे बापू ने भिजवाई है, बची कुची मजदूरी से ये बचा पाया है। रिंकू ने थैली खोलकर देखा तो मुश्किल से चंद सिक्के उसके अंदर निकले। वो पैसे श्याम की ओर बढ़ाता है। अंकल, ये लीजिए, मैंने कहा था ना कल पैसे लाऊंगा। श्यामलाल जी उसके हाथ को पकड़कर रोकते हैं। पैसे बाद में बेटा, पहले माँ की हालत सुधरनी चाहिए। वो तुरंत जेब से नोट निकालते हैं, बाहर जाकर पास की दुकान से दवाई और दूध मंगवाते हैं, माँ को दवाई देते हैं और फिर धीरे से रिंकू के कंधे पर हाथ रखते हुए, सुन बेटा, इस गली में भले लोग कम हैं, लेकिन जब तक मैं हूँ तू अकेला नहीं है। रिंकू फूट फूट कर रोने लगा।
और उसकी माँ ने भी हल्की सी आंखें खोलकर देखा। उसके चेहरे पर राहत की रेखा उभरती है। श्यामलाल उठते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अब चुप्पी नहीं, एक फैसला साफ झलक रहा था। वो सोच रहे हैं, जिसने इतनी मासूमियत से भरोसा किया, उसे झूठा कहने वालों को अब जवाब देना ही होगा। शाम होते होते अंधेरा घिरने लगा है, लेकिन श्यामलाल जी के मन में सच्चाई की एक रोशनी जल चुकी थी। अगले दिन सुबह का सूरज तेज था, लेकिन श्यामलाल जी की चाल उससे भी तेज। दुकान नहीं खोली गई थी, बल्कि वो सीधा थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर को सारी बात बताई, रिंकू की मां की हालत और चोरी के झूठे आरोप, बबलू सेठ की जलन। इंस्पेक्टर ने गहराई से सोचा कि बबलू सेठ का नाम पहले भी कई बार आया है, लेकिन सबूत नहीं मिले। श्यामलाल बोले, सर अब सबूत भी मिलेंगे। मैंने अपनी आंखों से जो देखा, अब वो कागज पर लाकर दिखलाऊंगा, और एक मासूम को फंसाने वालों को छोड़ूंगा नहीं। उधर बबलू सेठ को खबर मिल चुकी थी कि श्यामलाल पुलिस तक पहुंच गए हैं। वो बेचैन हो उठा। उसी शाम वह अपने गोदाम में पुराने नकली दवा के बोरे हटवा रहा था, ताकि कोई सबूत न बच सके। लेकिन तभी एक सायरन की आवाज़ आई और पुलिस छापा मारने के लिए वहां पहुंची। इंस्पेक्टर के साथ थे 2 गवाह, एक रिंकू का पिता और एक वही मजदूर जो बबलू की दुकान में माल उतारता था। गोदाम से निकले बोरों में मिली नकली दवाइयाँ की पैकिंग और कुछ पैसों की गड्डियाँ जो दुकान की पिछली दराज में छुपाई गई थीं। बबलू सेठ चिल्लाता रहा, सर मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ किसी ने साजिश रची है। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज़ में कहा, साजिश? साजिश तो मासूम के खिलाफ थी सेठ जी, और अब आप खुद फंस चुके हैं। बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आसपास खड़ी भीड़ ये सब देख रही थी। लोगों को समझने में तनिक भी देर न लगी और श्यामलाल जी के समर्थन में तालियां बजने लगी। लोगों ने उन्हें सम्मान की नज़रों से देखा। उसी शाम श्याम स्टोर्स फिर से खुला। इस बार बोर्ड पर एक और लाइन जोड़ दी गई थी, यहाँ सिर्फ सामान नहीं, भरोसा भी बचाया जाता है। रिंकू अपनी माँ के साथ दुकान पर आया। माँ की तबीयत अब कुछ ठीक थी। रिंकू ने श्यामलाल जी के पांव छूते हुए कहा, अंकल आपने मेरा जीवन बदल दिया। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, तेरा सच्चा दिल ही सबसे बड़ी गवाही था। पास ही मोहन कढ़ा सब देख रहा था। वह धीरे से कहता है, काका आज समझ आया कि इंसानियत का मुनाफा सबसे बड़ा होता है। दुकान में फिर रौनक लौट चुकी थी, लेकिन इस बार ये रौनक सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि एक चरित्र जीत की थी। दुकान के बाहर शाम की चाय पीते हुए लोग अब श्यामलाल जी को देखकर सिर झुकाकर नमस्ते करते हैं। उनके व्यवहार, धीरज और सच्चाई ने जो मिसाल कायम की थी, वह पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी थी। रिंकू रोज स्कूल से लौटते हुए दुकान आता, कभी झाड़ू लगा देता, कभी सामान सजाने में मदद करता। उसकी माँ की तबीयत अब बहुत बेहतर थी और रिंकू के चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी में उजाला भर दिया हो। एक दिन वह एक छोटी सी चिट्ठी लाकर श्यामलाल जी को देता है। गुरुजी ने स्कूल में कहा था कि किसी ऐसे इंसान के बारे में लिखो जिसने बिना कुछ मांगे तुम्हारी मदद की हो, इसलिए ये मैंने आपके लिए लिखा है अंकल। श्यामलाल कांपते हाथों से चिट्ठी को खोलते हैं। कुछ पंक्तियां पढ़ते ही उनकी आंखें भर आईं। अगर श्याम अंकल न मिलते तो शायद मेरी माँ आज जिंदा न होती। उन्होंने मेरी भूख नहीं, मेरे आत्मसम्मान को पहचाना। मैं बड़ा होकर उन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ, जो सिर्फ सामान नहीं, भरोसा बेचते हैं। श्यामलाल ने चुपचाप रिंकू को सीने से लगा लिया। मोहन दूर से ये दृश्य देख रहा था, उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। उसी वक्त भीड़ से कोई कहता है, श्याम भैया ये तो भगवान का रूप है, जिसने गरीब की पुकार सुनी और अमीर की साजिश को उजागर किया। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बेटा अब पंचायत में बात उठी है कि तुम्हें मोहल्ले का सच्चा सेवक सम्मान दिया जाएगा। श्यामलाल जी मुस्कुराकर कहते हैं, सम्मान तो तब मिला था जब रिंकू की माँ ने मुझे दुआ दी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग किसी मजबूर की मदद करो तो वही मेरा असली सम्मान होगा। सभी लोगों की नज़रें श्याम स्टोर पर टिक गईं, जहाँ लिखा था, यहाँ सिर्फ सामान नहीं, भरोसा भी बचाया जाता है।
भीड़ में खड़े रिंकू की मासूम आवाज़ सुनाई दी, कभी किसी गरीब के चेहरे को ध्यान से देखना, वहाँ भूख नहीं उम्मीद झलकती है, और जिसे उम्मीद मिल जाए वो कभी झूठा नहीं होता। साथियों, कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उस दुकान के भीतर इंसानियत का मोल सदा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, मैं आप सभी का आभारी हूँ जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है, और जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।